चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमन आपका। ईशान त्यागी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। ईशान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर अंशुमन, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि देश के हालात जैसे इस समय हो चुके हैं, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरीके से नदियों में पानी के ऊपर लाशें तैरेंगी। हमारे देश में हालात आज कोरोना की वजह से ये हो चुके हैं, हर कोई परेशान है, हर कोई हैरान है, हर किसी को चिंता है और कोरोना सिर्फ और सिर्फ कोरोना से निजात पाना चाहता है। देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका पहला रिएक्शन। हालत है जी, कल्पना नहीं की थी कि एक वायरस इस तरह की हालत कर देगा कि बीमारी और भी जगह, लेकिन कुछ कंट्री को छोड़कर जहां जीवन शैली संबंधित बीमारियां ज्यादा, जैसे मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियां, उनको छोड़ के बाकी जगह बीमारियां काफी जल्दी काबू में पाया गया। लेकिन वैक्सीन के इजाद के बाद तो ये परिकल्पना कभी की नहीं जा सकती है कि वैक्सीन की स्लो प्रोसेस के कारण इतने लोगों की जाने जा रही है जिनको हम बचा सकते थे, प्रिवेंटेबल डेथ। उसके ऊपर क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी। ऐसे लोगों की जाने हम बचा सकते थे जिनको सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत थी। ये परिकल्पना के परे है। आज 2021 में अगर मेडिकल में ऑक्सीजन की कमी है, जिसको एबीसी ऑफ मेडिकल साइंस कहते हैं, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, कोई अगर मरीज अस्पताल पहुंचता है उसको ऑक्सीजन मिल जाए, इतनी तो बेसिक नीड है और वो भी भारत में लैकिंग है। और हम विश्व गुरु की परिकल्पना कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है ईशान त्यागी जी, हमारे देश का हाल ये हो चुका है, ना हमने ना इस देश ने और किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। इस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे? जिस तरीके से देश की नदियों में सिर्फ और सिर्फ लाशों की बाढ़ आई हुई है, उससे संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। देश में चिंता है और जो लोग वहां पर आसपास नदियों के आसपास रहते हैं, सबसे बड़ी चिंता तो उन लोगों में है, क्योंकि हाल ही में यही मामला सबसे ज्यादा उठ रहा है और चिंता सबसे ज्यादा होती है। मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर, जब योगी जी और मोदी जी की सरकार आई थी, मोदी जी की केंद्र में सरकार आई थी और योगी जी की राज्य में सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, तो ये बोला गया था कि राम राज्य आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। और अब भी ये बोला जाता है कि जो चल रहा है इस टाइम वो राम राज्य है। लेकिन अगर यही राम राज्य है काजल जी, तो हमें बिल्कुल भी ये राम राज्य नहीं चाहिए इस तरह का। हमें अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा की सुविधाएं चाहिए। हमें कम से कम ये तो दे दीजिए कि जो हिंदू संस्कृति में जिस अंतिम संस्कार का बहुत महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है, अंतिम संस्कार हमारी हिंदू संस्कृति में आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की शांति के लिए, वो कम से कम उसके लिए हमें लकड़ियां, उसके लिए कम से कम हमें निःशुल्क लकड़ियां, निःशुल्क आत्म संस्कार करने की जो सुविधा है वो तो कम से कम दे दीजिए। देखिए काजल जी, हो क्यों रहा है ये? लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। दो चीजें हैं, रोजगार नहीं है तो वो अपने परिजनों के लिए लकड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, और हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, सरकार ने और प्रशासन ने अवेयरनेस नहीं फैलाई। इसलिए क्या हो रहा है कि इस तरह से लोग अपनी जो डेड बॉडीज हैं उनको गंगा में या फिर यमुना में बहा रहे हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से अगर वो कोरोना पीड़ित डेड बॉडीज हैं, जो कोरोना पीड़ित पेशेंट्स की डेड बॉडीज हैं, तो इससे संक्रमण होने का, इससे कंटामिनेशन होने का पानी का बहुत ज्यादा खतरा है। और इससे जो गांव आसपास रह रहे हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। और जिस तरह से केसेस छुपाने की कोशिश की जा रही है, या और कुछ नहीं, केसेस छुपाने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना से डेथ नहीं हुई है एक व्यक्ति की, उसको बस बहा दिया गया है। अब उसका पता ही नहीं चलेगा कि उसकी कोरोना से डेथ हुई है या किसी अन्य बीमारी से डेथ हुई है। और जैसा कि हमने देखा वहां पे कि किस तरह से चील, कौवे, कुत्ते, जो भी डेड बॉडीज हैं उसमें मुंह मार रहे हैं, ये बहुत ही दिल कचोट देने वाली घटनाएं हैं। मैं आपको एक वक्तव्य बता देता हूँ। गाजीपुर की एक एमएलए हैं, गाजीपुर में विधानसभा की, सुनीता सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की एमएलए हैं। उन्होंने खुला बोला कि ये तो होता रहता है, बहुत सिंपल है, ये तो बहुत कॉमन चीज है। ये इस तरह के वक्तव्य देके या इस तरह की बातें करके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो इस तरह का राम राज्य पहली बात तो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये है कि कहाँ है वो गंगा का कुपुत्र? दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि कहाँ है वो गंगा का कुपुत्र जो अपने आप को बोलता था मेरे को माँ गंगा ने बुलाया है, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ? क्यों वो चुप है आज? उसको आगे आना चाहिए और इस चीजों का संज्ञान लेके ये सब चीजें रोकनी चाहिए। और इसका एक ही तरीका है
कि आप लोगों को निःशुल्क अंतिम संस्कार की सुविधा दें। दूसरा ये है कि प्रशासन वहां पे गांव-गांव में जाके अवेयरनेस फैलाए कि इस तरह से लोग लाशें ना फेंके गंगा या यमुना में। ठीक है डॉक्टर अंशुमन, इस समय सबसे बड़ी दिक्कत जो है ब्लैक फंगस की भी है, क्योंकि कोरोना से लोग ठीक हो रहे हैं या फिर उनकी डेथ हो रही है। ये दो चीजें इस समय देखने को मिल रही हैं, लेकिन ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा दिक्कत ये सामने आ रही है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान अंधा भी हो सकता है, उसकी आंखें तक निकालनी पड़ सकती हैं, वो जीने के लायक भी नहीं बचेगा, वो मरने के लायक भी नहीं बचेगा। क्या कहेंगे? पहले मैं ब्लैक फंगस के बारे में बताता हूँ, फिर बता देता हूँ क्यों हो रहा है। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक वजह है जो क्यों हो रहा है। ब्लैक फंगस, हिंदी में काला फफूंद, आपके चैनल पे पिछले हफ्ते भी मैंने समझाया था। इसको टेक्निकली कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस। एक फंगल इन्फेक्शन है कैंसर के, क्योंकि मैं कैंसर का डॉक्टर, कैंसर के रोगियों में काफी कॉमन हुआ करता था जब कीमोथेरेपी देते थे, इसलिए हम लोगों का काफी एक्सपीरियंस तजुर्बा है इस बीमारी का। कोविड में क्या हुआ कि इम्यूनो सप्रेशन ऑलरेडी हुआ, लोगों ने ओवर द काउंटर दवा खरीद के खाई, जिसमें एलोपैथिक एक प्रेस्क्रिप्शन चल रहा है जिसमें मेड्रोल करके है, स्टेरॉइड है। वो स्टेरॉइड से इम्यूनिटी कम हो जाती है। ऊपर से जब इनको एडमिट किया गया आईसीयू में, स्टेरॉइड की ओवरडोज लगी, इम्यूनिटी और डाउन हुई, और ये व्यक्ति जब कोविड से रिकवर होकर बाहर निकला तो ये वातावरण में जो ब्लैक फंगस के स्पोर्स फैल रहे हैं, यही अंदर जाके नाक में, आंख में, ब्रेन में या फेफड़े में जमा हुआ और ये अर्ली डिटेक्ट नहीं हो पाया। बिल्कुल, एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, आपकी बात पूरी करेंगे डॉक्टर, एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना की स्थिति लगातार भयावह होती चली जा रही है। कोरोना से संक्रमितों की संख्या भले ही कम हो रही हो, लेकिन मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर अंशुमन, अपनी बात आप पूरी करिए। मैं फिर बता रहा था, वातावरण में फैले हुए ब्लैक फंगस के जो स्पोर्स है वो नाक में जमा होते हैं, फिर अर्ली डिटेक्शन नहीं होता है। अर्ली डिटेक्शन से मतलब है अगर आपके नाक से पानी आ रहा हो, नजला हो, काले रंग का, लाल रंग का हो, उसी समय अगर एंटी फंगल दवा चालू कर दी जाए तो इसको हम रोक सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीमारी बढ़ जाती है, जबड़े में सड़न, आंख का खराब हो जाना, या ब्रेन में कभी कभी जाने के बाद या शरीर में फैल जाने के बाद अनफॉर्चुनेटली मौत भी हो रही है। अब ये हुआ क्यों काजल जी, समझने की बात है। खौफ और खतरा, हिंदुस्तान में दो ही चीजें बिक रही है। आज खतरा बिक रहा है, हर जगह खौफ का माहौल है कि अगर मुझे बीमारी हुई, कोरोना हुआ तो मैं मर जाऊंगा या बेड नहीं मिलेगा। सरकार को ये मुस्तैदी से दुरुस्त करना चाहिए था कि अगर किसी को तकलीफ होगी तो इलाज मिलेगा। लोगों ने ओवर द काउंटर दवा खरीद के खाना चालू किया। जनता की गलती मैं ज्यादा नहीं इसलिए मानता हूं कि जनता अज्ञानी है, उसने मेडिकल साइंस की पढ़ाई नहीं की है, उसने प्रबंधन की पढ़ाई नहीं की है। प्रबंधन सरकार के जिम्मे है, मेडिकल साइंस डॉक्टर के जिम्मे है। दोनों बिल्कुल कोलैप्स है सिस्टम इंडिया में। लोगों ने ओवर द काउंटर स्टेरॉइड खरीद खाया, कोविड से ठीक हुए, लेकिन ब्लैक फंगस से संक्रमित हो गए। ये एक विशेष साइकिल है। हाँ। और ये कोलैप्सिंग सिस्टम है। पूरे इंडिया के हेल्थ केयर अभी वेंटिलेटर पे है, सिस्टम कोलैप्स है। ठीक है, ईशान त्यागी जी आपसे ग्लोबल टेंडर को लेकर समझेंगे, क्योंकि हुआ यह है हमारे देश में केंद्र सरकार ने तो मना कर दिया, इसीलिए राज्य सरकारों को अपने अपने स्तर पर ग्लोबल टेंडर निकालने पड़े हैं ताकि उनको वैक्सीन मिल सके, क्योंकि वैक्सीन अलग अलग राज्यों को नहीं मिल पा रही है। क्या जरूरत थी ग्लोबल टेंडर निकालने की? कैसे इसका फायदा होगा? कैसे वैक्सीन राज्यों तक पहुंचेगी? और क्या जो रेट है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एक रेट में शायद नहीं मिल पाए सभी राज्यों को? दीजिएगा, मैं प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो पूरी है सरकार की, उससे आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ।
पहली चीज तो ये है कि भारतीय जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को ब्लेम नहीं दे सकती कि आपने वैक्सीन अरेंज नहीं करी या वैक्सीन की कमी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं राज्य सरकारों की वजह से हो रही है। इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि जो अब प्रोक्योरमेंट चल रहा है उसमें आपको बताया तो टोटल वैक्सीन में से मान लीजिए अगर 100 हम वैक्सीन मान लें तो उसमें से 50% जो है यानी कि 50 वैक्सीन की डोजेस केंद्र सरकार प्रोक्योर कर रही है, 25% राज्य सरकार कर रही है और 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। ये तो पहली चीज। तो सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार कर रही है, इसलिए वो राज्य सरकारों पे दोष नहीं दे सकती, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आपने करी ग्लोबल टेंडर्स। ग्लोबल टेंडर्स का मतलब ये है कि सारी राज्य सरकारें जाएंगी, अपना अपना एक टेंडर निकालेंगी और विश्व में जाके भीख मांगेंगी सबके सामने कि हमें वैक्सीन दीजिए, हमें वैक्सीन दीजिए, हमें वैक्सीन दीजिए। तो ये पहली बात तो ये कि ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा एक तरह से ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत की जो इमेज है वो इससे बहुत ज्यादा खराब होगी ग्लोबल टेंडरिंग से। मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि ये एक पहला अभियान है जिसमें ये देखा जा रहा है कि जो सब गवर्नमेंट्स हैं यानी कि केंद्र सरकार अपने हाथ में ना लेके राज्य सरकारों पे चीजें डाल रही है, राज्य सरकार टेंडर मांगेंगे। इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये चीज होगा ये कि जो राज्य सरकारें हैं वो अलग अलग दामों में वैक्सीन की प्राइसेस नेगोशिएट करेंगी, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे नेगोशिएशन करेंगी। तो आपस में ही हो सकता है उत्तर प्रदेश ज्यादा दाम में खरीद ले, मध्य प्रदेश कम दाम में खरीद पाए, हो सकता है अगर महाराष्ट्र ज्यादा दाम में खरीद ले, दिल्ली कम दाम में खरीद पाए। तो इस तरह की चीजों से एक तो आपस में ही भारत तो एक देश है ना, ये सारी राज्य मिला के एक देश बनता है भारत, है ना, और हम यूनाइटेड हैं। तो इस तरह की चीजें केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें ये कि इस तरह से करने से जब हम अलग अलग जाके भीख मांगेंगे और ये बोलेंगे नहीं इतने दाम में दे दीजिए, इतने दाम में हमें दे दीजिए, इतने दाम में हमें दे दीजिए, तो इस तरह से आप ये देख लीजिए काजल जी कि देश की जो छवि है वो कितनी धूमिल होगी। तो ये केंद्र की सरकार को देखना चाहिए था कि वो एक टेंडर निकालती, वैक्सीन प्रोक्योरमेंट करती बल्क में, कई सारे वेंडर से अलग अलग मैन्युफैक्चरर से करती और अपना स्टेट की गवर्नमेंट को उनकी जो क्षमता है या फिर उनकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से उनको वैक्सीन देती। ये केंद्र सरकार को देखना चाहिए। तो ये केंद्र सरकार लेकिन इतनी निठल्ली हो गई है, मेरे को बहुत दुख हो रहा है ये वर्ड यूज करते हुए कि हेल्थ मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल कुछ नहीं करने को राजी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों पे दोष देने को तैयार हैं। वो जब आप देखिए ना कि जब कुछ अच्छा होता है तो वो आ जाते हैं टीवी के सामने, अब बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, अब बिल्कुल कोप भवन में बैठे हुए हैं। तो ये चीजें केंद्र सरकार को देखनी चाहिए थी। मेरा सीधा सीधा इससे ये मान। हाँ, ठीक है डॉक्टर अंशुमन, हमारे देश में इस समय अब देखने को ये मिल रहा है कि थोड़ा थोड़ा जो ग्राफ है वो कम होता जा रहा है। आपके हिसाब से क्या है, एक डॉक्टर होने के नाते आपको क्या लगता है इस ग्राफ का कम होना, लॉकडाउन इसकी वजह लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं काजल जी, मैं इस बात पे पहले भी बता चुका हूं कि ये सिंपली है, अगर खराब हो तो जनता पे ठिकरा फोड़ दो और बेहतर हो तो लॉकडाउन या सरकार का प्रबंधन। ये सेकेंड वेव पूरे वर्ल्ड का लिटरेचर उठा के पढ़े, अफसोस बस ये लोग पढ़ते भी नहीं हैं। 120 दिन का ये पीक रहा था सेकेंड वेव। महाराष्ट्र पहले पहुंचा क्लोज टू 120 डेज। ये मैं पहले फोकस कर रहा हूं, 15 दिन पहले बता चुका हूं कि मई बीच आते आते दिल्ली में कम होने लगेगा, कहेंगे लॉकडाउन का असर होगा। इसके बाद यूपी में कम होगा, इसके बाद बिहार में कम होगा, इसके बाद आपको ईस्टर्न स्टेट में कम होगा। यही सीक्वेंस बनाया। फिर थर्ड वेव इसके बाद आएगा, फिर से वही तमाशा होगा। लेकिन ये सुधरेंगे नहीं क्योंकि ये स्वास्थ्य प्रबंधन हो ही नहीं रहा है, ये राजनीतिक प्रबंधन हो रहा है कोरोना का, और उसके पीछे बैकयार्ड में ब्यूरोक्रेटिक प्रबंधन हो रहा है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट चल रहा है जी। जो आपने पूछा, ये नॉर्मल कोर्स है कोरोना का, इसमें लॉकडाउन का कोई असर नहीं है। हाँ। और लॉकडाउन से अब कोरोना के कोई लेना देना है नहीं। हाँ। पूरे जब कंट्री में वायरस है। वैक्सीन पॉलिसी पे आपको बता देता हूँ, वैक्सीन पॉलिसी में बार बार मैं कहता आया हूँ, 1 कंट्री 1 वैक्सीन 1 प्राइस 1 पॉलिसी। जब जीएसटी आपने लगाया तो 1 कंट्री लगाया जी। जब लॉकडाउन लगाया था पिछले साल 24 मार्च को 2020 को, तो आर्टिकल 356 संविधान का उसको बाईपास करके आपने करा था। तो कोरोना मैनेजमेंट उसी में चल रहा है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट लगा हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। आज की तारीख में सेंटर प्रोक्योर करे। मैं कह चुका हूं कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक 2 कंपनी अपनी है, स्पुतनिक वी अलाउ कर दिया। और देखिए अपना रिक्वायरमेंट कितनी है, लगभग 95 करोड़ का रिक्वायरमेंट है इंटू 2 डोज लगना है वैक्सीन का। बाहर का टेंडर ओपन कीजिए, सेंटर प्रोक्योर करे एक रेट में,
और विदाउट प्रॉफिट स्टेट को दे कि जल्दी से वैक्सीनेशन करो। अगर ये वैक्सीनेशन प्रोसेस 4-5 महीने के अंदर नहीं खत्म किया हमने, तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव फेल हो जाएगा। वायरस इतना म्यूटेशन ले लेगा कि वैक्सीनेशन का कोई फायदा नहीं होगा। ये सच में मैं कहूं, राम भरोसे हिंदू होटल जो मुहावरा है, डिफरेंस बिटवीन गुड गवर्नेंस एंड गॉड गवर्नेंस, यही होता है। अभी हम गॉड गवर्नेंस में जी रहे हैं। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है, जो मैं बता रहा हूं, स्वास्थ्य प्रबंधन वैसे होता है। जी ठीक है, ईशान त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और लेकिन वो शायद गलती से एक बात बोल गए, वन नेशन वन वैक्सीन वन प्राइस नहीं। वन वैक्सीन की जरूरत नहीं है, हमें वैक्सीन अन्य हम ले सकते हैं, कई तरह की वैक्सीन हम ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ये सही बात बोली है कि जब हम किसानों के लिए, जी मैं वही कह रहा हूँ, राइट एग्जैक्टली, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर किसानों के लिए वन नेशन वन मार्केट हो सकता है, तो क्यों नहीं अन्य लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए, इसमें किसान भी आते हैं, आप जैसे लोग भी आते हैं, हम जैसे लोग भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, उनके लिए वन नेशन वन प्राइस की पॉलिसी लेकर आती है सरकार। अंशुमन जी ने सारी बातें बता दी हैं। मैं सिर्फ आपकी एक और चीज पे केंद्रित कर देता हूँ कि जो एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन है, वो सबसे ज्यादा महंगे दाम में भारत की सरकार खरीद रही है, और भारत के लोगों पे उसका जो असर पड़ रहा है, मैं आपको 2-4 देशों का बता देता हूँ कि किस तरह से एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सबसे कम वहां पर है, उसका ज्यादा है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, वहां पे $2.25 से लेकर $3.5 की एक डोज आ रही है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में $3 की एक डोज आ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में $4 की एक डोज ले रहे हैं लोग। ब्राजील में वही डोज $3.25 से $3.5 की मिल रही है। बांग्लादेश में वही डोज $4 की मिल रही है। देखिए बांग्लादेश जैसे देश में। इंडिया में, भारत में वही डोज का दाम हम डबल से भी ज्यादा दे रहे हैं, $8 की हम एक डोज का दाम दे रहे हैं। तो काजल जी ये बताइए कि इस तरह की चीजें क्यों कर रही है सरकार? इस तरह से जो प्राइवेट कंपनीज है उनको क्यों मुनाफा पहुंचाना चाहती है सरकार? इस तरह से इस सरकार का हमेशा ये रवैया रहा है, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, जितने भी प्राइवेट्स हैं, उनको फायदा पहुंचाना है, आम जनमानस को, किसानों को, मजदूरों को उनका नुकसान करवाना है। तो इस तरह का रवैया क्यों है सरकार का? सरकार के प्रवक्ता होते डिबेट में तो उनसे हम ये जरूर सवाल पूछते, लेकिन ये सवाल तो बनता है, और आपके जो चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ ये, और लोग मेरे को सुन रहे हैं, उन लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप ये सरकार से सवाल उठाने शुरू करिए कि क्यों हमें महंगी दाम में वैक्सीन मिल रही है, क्यों केंद्र सरकार इस पॉलिसी को कंट्रोल नहीं करती है, क्यों केंद्र सरकार आगे आके लोगों की मदद नहीं करती है, क्यों वो राज्य सरकारों पर ठीक रसारा फोड़ती है। तो ये सब सवाल तो उठेंगे, और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जो मन की बात करेंगे अभी मई के अंत में, वो अगर इन चीजों पे बात नहीं करेंगे, तो वो साफ साफ सी बात है कि वो देश को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं अपना एक प्रधानमंत्री होने के बाद भी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर अंशुमन बहुत शुक्रिया, ईशान त्यागी जी बहुत शुक्रिया, आपका समय की कमी है, आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इतनी सारी जानकारी आपने देशवासियों को दी, क्योंकि हमारे देश को इस समय जरूरत है जागरूकता की, हमारे देश को इस समय जरूरत है जानकारी